Hello to everyone, I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ के ऊपर क्या कट ऑफ हो सकती है आईएमए, ओटीए, आईएनए और एएफए की, और साथ ही साथ ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ओवरऑल जो इंप्रेशन है पेपर का वो कैसा रहा। ठीक है, और एक क्लैरिटी लेंगे क्योंकि ये क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो आगे की कार्रवाई कौन सी करने वाले हैं, चाहे वो सीडीएस की दोबारा प्रिपरेशन है या फिर एसएसबी की प्रिपरेशन है। इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही सटीक सा एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। चलो लेट्स बिगिन विद द सेशन। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आपने जो अल्टीमेटली अपना जो सीडीएस है, सीडीएस क्वालिफाई करना एक आम बात नहीं होती है। यू आर लाइक यू बीन वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस एग्जाम फ्रॉम लास्ट 6 to 8 months। आई होप सो अगर 6-8 महीने की पूरे दिल की मेहनत लगाई हुई है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आ नहीं रही होगी। ठीक है, सो जनरली जो सीडीएस की तैयारी होती है वो 6-8 महीने की होती है इन ऑर्डर टू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। देखो, मेरिट लिस्ट में नाम लेना है, वही आपका अल्टीमेट टारगेट है। ये एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अभी खुश ज़्यादा नहीं होना, अभी आगे के लिए ज़्यादा जो है दिमाग लगाना है कि आगे अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। ठीक है, सो ओवरऑल मैं बता देता हूं ओवरऑल में क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए ये सारा का सारा जो मैं एनालिसिस निकाल रहा हूं ये मैंने खुद पेपर देखा, खुद अंडरस्टैंड किया, और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनका जो फीडबैक था कि हाँ कैसा रहा, उनको कैसा लगा। जिस बच्चे ने 6 महीने की तैयारी रखी है उसको पेपर कैसा लगा, जिसने 8 महीने की तैयारी रखी है उसको कैसा लगा, और जिसने 1-2 महीने की तैयारी की थी उसको कैसा लगा। और एक पोल बेस्ड जो है ये इन्फ्रेंस निकल के आ रहा है, कंक्लूजन निकल के आ रहा है। जो पेपर था इट वॉज बैलेंस्ड पेपर, अंडरस्टैंड दिस, बैलेंस्ड। बहुत ईजी होता है बोलना बैलेंस, बट बैलेंस इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी हमेशा सोचती है कि एक पेपर तो लेना नहीं है, उसने लेने हैं 3 पेपर या 2 पेपर। ठीक है, तो 3 या 2 स्टूडेंट्स के लिए किसके लिए अपेयर करना पड़ेगा, कम से कम 2 पेपर और मैक्सिमम 3 पेपर में। तो ओवरऑल अगर यूपीएससी ने पेपर डिजाइन किया है तो वो इस तरीके से डिजाइन करता है कि हमेशा बैलेंस्ड जो है वो अल्टीमेट कंक्लूजन आता है कि तीनों पेपर को मिला के अगर देखा जाए तो पेपर कैसा था। इट वॉज मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल, जो हमेशा उसका स्टैंडर्ड रहता है, इजी टू मॉडरेट लेवल, राइट। चलो, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं इंग्लिश का क्या हिसाब किताब था। देखिए, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें ज्यादातर बच्चों ने जो अटेम्प्ट किए पेपर, मतलब क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए, लगभग 80+ तो एवरेज स्कोर है। 80+ तो बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है सवालों को। ठीक है, 80+ एवरेज स्कोर है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने ये पाया है कि जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बेसिक ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग है, न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी को पढ़ा हुआ है, जो अपने दायरे के अंदर है, वो सारा अगर उसने एक्सेल किया है, अगर मेहनत उसके ऊपर की होगी तो इट वुड कम एज कि इसको लग रहा होगा इजी टू मॉडरेट कैटेगरी। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी, जिसमें अगर मैं बोलूं तो इजी में ज्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम इजी सवाल है। ठीक है, सो इसका मतलब यह है ओवरऑल अगर इंप्रेशन देखें इंग्लिश का तो इंग्लिश का डूएबल सवाल थे, अच्छे सवाल थे। अगर इजी वाले सवाल भी अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओके जीके की। जीके का जो पेपर है, जनरल नॉलेज का जो पेपर है, अगर हम लोग अलग अलग उसकी बात करें, देखिए जीके में कौन से सवाल होते हैं जो इजी कैटेगरी में आ जाते हैं, जो आते हैं वो कैटेगरी में इजी आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए, हमारे पास ना कुछ स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा खुद का कोर्स है एनडीए सीडीएस के ऊपर हमने कोर्स डिजाइन किए। हम भी वो कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है ना, बच्चा कोई टफ लेवल के सवालों को नहीं अटेम्प्ट करे। क्यों? क्योंकि टफ लेवल जो होता है वो यूपीएससी की ईगो होती है कि मैं टफ डालने की कोशिश करूंगा क्योंकि बच्चे को मैं उतने लेवल तक नहीं लेना चाहता, राइट। सो वो सोचता है कि इजी टू मॉडरेट, मतलब हमारा भी एज अ हमारा भी हाँ डिफेंस जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग बच्चे को हमेशा एम्फसाइज करते हैं अपने कोर्सेज के थ्रू भी कि आपको ना हमेशा टारगेट कौन से करने हैं, इजी टारगेट करने हैं क्वेश्चंस को एंड मॉडरेट टारगेट करना है क्वेश्चंस को।
जो इजी टू मॉडरेट सवाल होते हैं उनको टारगेट करना है। और हमारे कोर्सेज में आपको मॉडरेट सवालों पे पकड़ रखने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि मॉडरेट सवालों पे एकदम तरीके से तैयारी करनी है। इसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं, जैसे इजी क्वेश्चंस हो गए तो वहां पे तो आप एनसीईआरटी वगैरह देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाते हैं दायरे के अंदर सवाल। लेकिन मॉडरेट में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक्स्ट्रा, और यही एक्स्ट्रा जो है आपको कट ऑफ क्लियर करवाता है और यही एक्स्ट्रा आपकी मेरिट में आपको नाम लेकर आता है, राइट। सो ये जो एक्स्ट्रा चीज है उसके लिए फिर जो है एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ती हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह, बहुत सारी लक्ष्मीकांत का पूरा एक्सटेंसिव कवरेज करना पड़ता है। लेकिन वहां से पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, वहां से कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो हमारे टीचर्स खुद बनाते हैं, जो कि बहुत ही कंसाइज होते हैं, जहां से सवाल जनरली पूछ लिए जाते हैं। वो नोट्स जो है आपको सप्लीमेंट करके उस कोर्स के अंदर दिए जाते हैं, सो दैट कि यू परफॉर्म रियली वेल इन ऑर्डर टू मेक योर अपने आप को क्लियर करना कि हाँ मैं इसके सीजीएस के कट ऑफ के अंदर मैं बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज है। ओके, राइट। ओके, अब देखिए, तो जीके में अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, सो पॉलिटी जो है अच्छा लेवल था इसका, ठीक लेवल था। मतलब आप पॉलिटी में अगर रट्टा मार के जा रहे हैं तो नहीं, वहां पे थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे, तो वो ठीक लेवल था। मतलब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा मॉडरेट लेवल के सवाल, ठीक है, जहां पे आपको कहीं ना कहीं यू नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑल्सो। अगर फिजिक्स की बात करें, सो क्वेश्चंस जो थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वन लाइनर थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। बाकी इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स, देखो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि करंट अफेयर्स में कभी फंसो मत। सिंपल सी चीज है, लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर कर लो, वन लाइनर करंट अफेयर कर लो, पर्सनल न्यूज, अवार्ड्स, प्लेसेस इन न्यूज, ये सारे करंट अफेयर्स का कहीं से भी कुछ भी सोर्स उठा लो, बहुत बढ़िया है। करंट अफेयर्स आपका कहीं नहीं फंस जाएगा। इट वॉज ईजिएस्ट थिंग टू डू, ईजिएस्ट, राइट। बाकी फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट में तब डिफिकल्ट लगेगा जब आपने वो रिसोर्सेज नहीं पढ़े होंगे जो पढ़ने की जरूरत होती है टू क्लियर दिस पर्टिकुलर कट ऑफ, राइट। सो अल्टीमेटली मैं जीके का जो इंप्रेशन कहूंगा, वो इंप्रेशन जो था दैट वाज, समझो इस चीज को, दैट वाज इजी टू मॉडरेट लेवल, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल। इजी टू मॉडरेट से थोड़ा सा पीछे वाला लेवल जो है वो आप लगा के चलिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की, सो मैथ्स के अंदर, हाँ मैथ्स के अंदर मैं बता देता हूं आपको कि क्या चीज थी। मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए, मैथ्स के अंदर अगर देखा जाए तो मेजरली जो टफ पार्ट था दैट वाज कैलकुलेशन वाला पार्ट, कि कैलकुलेशन जो है स्टूडेंट को वो दिक्कत हो रही थी कि हाँ ये सवाल जो है अगर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो उन 4 ऑप्शंस में भी मेरे को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मैं उससे भी, क्योंकि इतना जो है मिनिमम जो था उनके बीच में गैप था, मतलब ज़्यादा स्कोप नहीं दिया हुआ था गेस काम करने का या थोड़ा अपना लॉजिकल गेसिंग करने का, राइट। सो मैथ्स में अगर देखा जाए तो मैथ्स में मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन था, मॉडरेट टू टफ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस देख सकते हैं। इनफैक्ट हमने एनडीए का भी मैंने पेपर्स देखे तो एनडीए का गैट तो इट वाज रिलेटिवली इजियर, बट मैथ्स जो था दैट वाज टफ, ठीक है। मैथ्स में चैलेंजिंग पोर्शन था, वहां पर भी कैलकुलेशन अच्छी खासी थी और यहां पर भी इस मैथ्स के पेपर में भी कैलकुलेशन अच्छी खासी है, राइट। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैथ्स का पेपर बोल सकते हैं कि टफ था, ठीक है। सो अगर देखें, सो फाइनली अगर हम लोग कट ऑफ के ऊपर ध्यान दें, सो कट ऑफ जो है, देखो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल तो है नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ही क्लैरिटी आ जाती है, और क्लैरिटी जब आ जाएगी तो आपका बहुत ज्यादा काम जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तो कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं,
सबसे पहले है OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पे अगर 2020 के ऑफिशियल कट ऑफ देखें तो वहाँ पे गई थी 97 मार्क्स गए थे, 97 मार्क्स गए थे। यहाँ पे कितना जाना चाहिए? यहाँ पे आप मिनिमम लगा के चलिए 100, तो 100 प्लस मार्क्स आप OTA के अंदर ला रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर जस्ट सपोज टू प्रिपेयर फॉर द SSB। ध्यान से अपना SSB के लिए लग जाओ, पूरा जुट जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। अगर 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अगर 100 से कम आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए SSB के लिए? ठीक है 95 प्लस आ गए है ना, सपोज 95 प्लस, क्या करोगे? SSB के लिए इतना टाइम डिवोट मत करो, अपने सीरियस नेक्स्ट के लिए टाइम डिवोट करो। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हुए और गलती से कट ऑफ क्लियर भी हो गई, तब भी आपको नेक्स्ट सीडीएस देना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीडीएस में आज बॉर्डर लाइन पे, तो नेक्स्ट सीडीएस पे भी तो बॉर्डर लाइन पे ही रहोगे अगर प्रिपरेशन सीडीएस की प्रॉपर नहीं की। आज भी मैं ये कहता हूं कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो आपको क्या करना है, आपको अपना 70% टाइम सीडीएस के लिए दो। जो बॉर्डर लाइन पे 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं जिनके, तो जो बॉर्डर लाइन पे है वो सीडीएस पे दो। 30-40% अपना एसएसबी प्रिपरेशन के लिए दो। मतलब एसएसबी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है यार, जस्ट अपना डेली जो स्केड्यूल है उसको चेंज कर दो। ऐसा स्केड्यूल रखो जिससे आपके अंदर क्वालिटीज इनकलकेट हो, धीरे 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 आप उन क्वालिटीज को डेवलप कर लो। राइट, ओटीए की बात की हमने। अब हम लोग बात करते हैं आईएनए की। आईएनए का जो कट ऑफ है दैट इज हाउ मच। देखो आईएनए का जो कट ऑफ होगा वो कम से कम 130 से लेके 135 जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। राइट, सो लास्ट ईयर आईएनए का लगभग 125 प्लस था, 125 समथिंग था। इस बार 130 135। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम नहीं हो रहा, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अंडरस्टैंड कीजिए, और हमें इतनी भी उसमें थोड़ी जीना है कि मतलब एकदम बॉर्डर पे ही जिएंगे हम लोग। राइट, आपको अगर 35 प्लस 1 बन रहे हैं तब तो एसएसबी प्रिपेयर करो पूरे दिल से, और नहीं बन रहे तो सीडीएस प्रिपेयर कर लो नेक्स्ट वाला। अगर आपके 132 बन रहे हो और आप ये सोच रहे हो यार मेरा क्लियर हो जाएगा, नहीं, ऐसा इतना वेगनेस से मत जियो। जीना है तो 135 प्लस है तो एसएसबी करो, इससे कम है तो सीडीएस नेक्स्ट करो। ठीक है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद आईएमए की बात कर ले तो आईएमए में जो बनता है, आईएमए में इट शुड बी 135 से लेके 140 तक, इतना आप कट ऑफ लगा के चलिए। ठीक है, और लास्ट इज एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी की कट ऑफ जो है वो लगभग सबसे ज्यादा जाती है, ये मान के चलिए 145 प्लस कट ऑफ होनी चाहिए, 145 प्लस कट ऑफ होनी चाहिए। राइट, सो अगर आप इससे आगे आते हैं तो मैंने आपको बता दिया, अगर कम आ रहे हैं तो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग योर टाइम, है ना। आप अपना जो टाइम है वो लूज कर देंगे एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे एक अटेम्प्ट से दूसरा अटेम्प्ट आपका कम होता जाएगा। राइट, तो चलो इसको हम लोग बात कर ले, ये बात कर ली हमने। ठीक है, अब आगे क्या करना है? आगे देखिए, आगे you are supposed to prepare for CDS 1 2022। ठीक है, CDS 1 2022 आपके पास दो काम है। एक तो काम है सेल्फ स्टडी का, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। सो मेंटोरशिप गाइडेंस जो है वो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर मेंटोरशिप गाइडेंस चाहिए, क्योंकि सीडीएस को क्वालिफाई करने की ज़्यादा ना पढ़ के भी क्वालिफाई करने की एक कला होती है, और वो कला जो है मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट में सीखी थी। मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में भी क्वालिफाई किया था, लेकिन उसमें मैं बहुत एग्रेसिवली पढ़ रहा था, है ना, एग्रेसिवली मैं पढ़ रहा था। लेकिन जो 3rd अटेम्प्ट था, देन आई अंडरस्टूड कि यार कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मतलब कुछ इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी एक आइडिया जब लगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो 4 सीडीएस थे उसको मैंने बहुत सक्सेसफुली क्वालिफाई किया, और ज़्यादा टाइम जो है मैंने एसएसबी में लगाया। ज़्यादा टाइम एसएसबी में लगा के मैंने सीडीएस को सिर्फ क्वालिफाई करने का उतना अपने पास रिसोर्स बना के रखा था। तो वही चीज़ है, और वही चीज़ जो है, वही टिप्स और ट्रिक्स जो होती है वही आपकी CAPF के अंदर भी चलती है, CAPF AC के अंदर भी चलती है।
और जनरली जो स्टूडेंट होता है जैसे मैंने थोड़ा सा CAPF की लेट शुरुआत की, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को सिर्फ आर्मी चाहिए था। आई वॉज डाइंग टू गेट इन टू द आर्मी, ठीक है, लेकिन इतना पोजेसिवनेस आर्म फोर्सेस में नहीं चाहिए होता है। SSB में यही स्टूडेंट गलती कर देते हैं, आप समझिएगा इसको। SSB में स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, दे शो देयर पोजेसिवनेस। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फौज में जाना है, आर्मी में जाना है, ठीक है, और वो असेसर सोचता है यार ये कितना बड़ा बेवकूफ है। वो बेवकूफी हमने भी की कभी किसी टाइम पे, बट कोई दिक्कत नहीं है। Now, what I am trying to tell you, if you are preparing for the CDS1 2022, keep preparing for CAPF also, ठीक है। CAPF की भी तैयारी रखो। अगर CAPF की तैयारी रख रहे हो तो CDS तो आंखें बंद करके नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, लेकिन क्वालिफाई करने का दम जरूर रख लोगे। क्यों? क्योंकि CAPF इज बेटर, लार्जर, ब्रॉडर है इसका होराइजन, इसका ब्रॉडर होराइजन है, ठीक है। इसका क्या है, इसका थोड़ा सा नैरो होराइजन है, जीके का इसका थोड़ा नैरो होराइजन है। तो CAPF के अंदर GS जो है वो थोड़ी सी टफ लेवल की आती है, GS जनरल स्टडीज। यहाँ पे GK जो है वो थोड़ा सा इजी लेवल आता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पता है इंग्लिश का थोड़ा सा लेंदी पेपर आ जाता है। यहाँ पे इंग्लिश जो होती है वो पेपर 2 की फॉर्म में आती है, पेपर 2, ठीक है। तो दोनों ही प्रिपरेशन जो है को रिलेटेड है आपस में, समझ आ गया। सो आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लैरिटी वाली चीजें थी ये, जो क्लैरिटी लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब क्लैरिटी लेके अब आगे क्या करने वाले हो आपको खुद समझ आ चुका है कि अगर तो प्रिपरेशन करनी है, इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस मच ऑफ कट ऑफ, right, start preparing for CDS, but only CDS is not a good option, go for CAPF also, prepare for CAPF। और कोई mentorship की जरूरत होगी, we are all happy to help you out, ठीक है। So जय हिंद, thank you and keep working hard।